मैं दो तीन लोगों का ज़रूर नाम लेना चाहूँगा। हमारे बीच डॉक्टर JS राजपूत हैं, V सतीश जी हैं, PK मल्होत्रा जी हैं और भी कई महत्वपूर्ण लोग हैं। आज ये स्थापना दिवस है जिज्ञासा का, और जैसे कहा गया कि जिज्ञासा को बने 6 साल हो गए। आज सुबह से ही मेरे को बार बार ऐसा लग रहा था कि आज संख्या कम होगी, तो वो नज़र आ ही रहा है। और दिल्ली में इसकी गारंटी करना बड़ा मुश्किल होता है कि कोई हॉल बुक करें और वो भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा, लेकिन कार्यक्रम तो हमें करना ही था। हो सकता है कुछ लोगों पर कर्नाटक का कोई असर आ गया हो, तो मैं कह नहीं सकता। मुझे आते ही राय साहब ने कहा कि शायद तुम्हारे ऊपर भी असर हुआ होगा। मैंने कहा कि मेरे ऊपर तो नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है बाकी लोगों पर हो। क्या जिज्ञासा मुख्यतः 2 तरीके से चलता है, व्हाट्सएप ग्रुप के तौर पर चलता है और इस तरह से एक फिजिकल फोरम के तौर पर चलता है। कोरोना के दौरान भी चलता रहा, उससे पहले से चल रहा है, 6 साल हो गए। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर रोज़ ही कोई ना कोई विषय पर लोग मंथन करते हैं। 2 शब्दों में हम कहते हैं कि जिज्ञासा ये इंटेलेक्चुअल एनलाइटनमेंट का मंच है। जो व्यक्ति की एक इंटेलेक्चुअल जानकारी की एक भूख रहती है, वो पूरी करने के लिए। और मुझे ये ज़रूर लगता है कि एक नागरिक के नाते हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जानकारियाँ होनी चाहिए, यानी क्या चल रहा है देश में, समाज में, विश्व में। जैसा राजकुमार जी ने बताया कि संविधान संसद और सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय ये अपनी बातचीत का विषय है। ये विषय तो जनरल हमने रखा हुआ है, लेकिन इसके भीतर जो मैं कहना चाहता हूँ वो सुप्रीम कोर्ट किस तरह से अपने ही बनाई हुई लक्ष्मी रेखा को तोड़ रहा है, यह हमारी पूरे बातचीत का सारांश है। और मैं उसको शुरू करता हूँ। ज़्यादातर मैंने लिखा हुआ है, बीच बीच में कुछ हम उसमें और जोड़ेंगे, लेकिन जो लिखा हुआ है मैं उसको ही पढ़ता हूँ, कारण कि ये विषय ऐसा है जिसमें राजकुमार जी के नहीं, मेरे जेल जाने का भी खतरा है। और मैं इस उम्र में जेल ले जाना चाहता हूँ। जेल का कोटा मेरा पूरा हो गया, तो जेल न जाऊं इसके लिए हमने लिखा है, नहीं तो मानहानि वाला मामला शुरू हो सकता है। तो हम सब जानते हैं कि संविधान में 3 मौलिक शक्तियों की एक अवधारणा है, और उसी तरह जैसे भारतीय चिंतन में त्रिमूर्ति की है। शरीर एक है, लेकिन 3 चेहरे हैं, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उसी तरह से हमारे संविधान में संसद, सरकार और सर्वोच्च न्यायालय, ये 3 चेहरे हैं। जब आप गीता पढ़ते हैं तो एक जगह श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जब कुछ अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा है और लगता है भगवान श्री कृष्ण को कि अब साकार रूप में कुछ समझाना चाहिए, तो वो कहते हैं कि अदिति के पुत्रों में मैं विष्णु हूँ। तो ये जो श्री कृष्ण कहते हैं कि अदिति के पुत्रों में मैं विष्णु हूँ,
मैं उसका अर्थ ये समझता हूँ, अरविंद जी आप आगे भी आ सकते हैं और आपको कांग्रेस के जीतने की बधाई भी मैं देता हूँ। आइए। जब विष्णु का एक अर्थ यह है जो मैं समझता हूं कि काल का जो लंबा विस्तार है वो विष्णु के साथ, और उसी तरह से हमारे संविधान निर्माताओं ने संसद को विष्णु का स्वरूप बताया है, यह माना है, क्योंकि लोगों का प्रतिनिधित्व, काल का लंबा विस्तार, एक ऐसी संस्था जो भारत का प्रतिनिधित्व करती है। और इस भांति मैं कहूँगा कि हम भारत के लोग का प्रतिनिधित्व अगर कोई करता है तो संसद है। संविधान कब बना इसको अब हर कोई जानता है, और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उन्होंने आने के बाद संविधान दिवस का जो सिलसिला चलाया, तो उससे अब किसी को बताने की जरूरत नहीं संविधान कब बना। लेकिन ऐसा लगता है कि जो संविधान है वही संकट में है, और इसका कारण खोजने जाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ है, और उसमें जो आजकल बहस अभी कल खत्म हुई है, शुक्रवार को खत्म हुई है, 10 दिनों की बहस, वो बहस चिंतित करती है। कोई ऐसा जागरूक नागरिक नहीं होगा जो सुप्रीम कोर्ट की इस बहस पर न सोचता हो, न रुचि होता हो, न चिंतित होता हो। यानी सब लोग, मैं मानता हूं कि पूरा देश सुप्रीम कोर्ट के इस रंग ढंग से चकित भी है, दुखी भी है। सेम सेक्स मैरिज, समलैंगिक विवाह का पर जो बहुत सारी याचिकाएं थी, उस पर 10 दिन सुनवाई हुई है, और उससे देशव्यापी एक बहस छिड़ी है, उसका सीधा प्रसारण हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से जो संकेत निकल रहे हैं, मैंने कहा कि वो चिंताजनक है, और मैं उसको फिर से दोहराता हूँ। इसमें 2 बातें हैं। एक, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी सहमति का निर्णय सुनाता है तो भारत में सांस्कृतिक और सामाजिक भूकंप अपना कहर ढाएगा। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने पर समाज का हजारों साल से बना हुआ ताना बाना ध्वस्त हो जाने वाला है। दूसरा, कि क्या इस तरह की जनहित याचिका पर, और ये जो दूसरा सवाल मैं उठा रहा हूँ, ये मेरी दृष्टि में पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इसकी सुनवाई करनी चाहिए। मैं ये निर्णय आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विषय पर सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट ने एक नई बहस को जन्म दिया, जिसका संबंध संविधान की संरचना से है। संसद, सरकार और सुप्रीम कोर्ट के जो शक्ति विभाजन है, सबके काम बटे हो, उसको सुप्रीम कोर्ट मेंटेनेट कर रहा है, और कैसे कर रहा है इसका उत्तर इन 2 प्रश्नों से खोजना संभव है, जो मैं आपके सामने रखना जा रहा हूँ। एक, मेरी समझ से मूल प्रश्न यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सेम सेक्स मैरिज पर सुनवाई कर संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत की अवहेलना नहीं कर रहा है, और ये सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने निकाला।
ये कोई संसद ने निकाला है। दूसरा कि क्या वो अपनी ही बनाई हुई लक्ष्मण रेखा को तोड़ नहीं रहा है। आशा यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की मनमानी का अधिकार संविधान देता है। अनेक संस्थाओं ने सुनवाई के दौरान आकुल होकर, मैं जानता हूं और आप सब लोग भी जानते हैं कि पिटिशंस गए हैं, हस्ताक्षर अभियान हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी गया है और राष्ट्रपति को भी गया है। और उन संस्थाओं ने जो चिंता व्यक्त की है, उस चिंता को मैं अपने शब्दों में कहना चाहता हूं कि हे प्रभु, इस विध्वंस से भारत को बचाइए। जो लोग चिंतित हैं, जो पिटिशन दे रहे हैं, हस्ताक्षर का अभियान चला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत को बचाओ। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट इस समय त्रिमूर्ति में शिव के तांडव की भूमिका में है। संविधान के आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत है वो 50 साल पुराना हो गया है और उसका एक इतिहास को हम यहाँ आपके सामने मैं कोशिश करता हूँ रखने की। संविधान अस्तित्व में आया 1950 में और आप सब जानते हैं कि 3 साल की माथापच्ची से अस्तित्व में आया। कैसे अस्तित्व में आया, इसकी एक रोचक कहानी है और ये हमें जानना चाहिए। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उससे यह सिद्धांत निकला। ऐसा कहा जाता है। उस फैसले को जरा आप पढ़िए फिर से, केशवानंद भारती के फैसले को। तो उस फैसले को वकील पढ़े, चाहे साधारण आदमी पढ़े, चाहे ला का विद्यार्थी पढ़े, उस फैसले को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें से किस जो खोजना आप चाहेंगे वो सब मिल जाएगा, परंतु आधारभूत संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत उसमें नहीं मिलेगा। और उस फैसले की अभी सालगिरह मनाई गई है। 24 अप्रैल 2023 को अंग्रेजी के, अगर आपने अखबार देखे होंगे, मसलन इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, ये 3 अखबार में देखता हूँ, बाकी अखबारों के बारे में नहीं कह सकता। और एक दक्षिण भारत का जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस है, उसका दिल्ली का अखबार है द स्टैंडर्ड मॉर्निंग। इन अखबारों को का मैं हवाला दे रहा हूँ और इन अखबारों में सभी अखबार केशवानंद भारती के फैसले के 50 साल होने पर लेख छपे। इंडियन एक्सप्रेस में उपेंद्र बख्शी का लेख छपा, और कई लेख छपे हैं, लेकिन पहला लेख उपेंद्र बख्शी का है। उपेंद्र बख्शी को आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं कुछ दिन पहले उनसे मिला भी था, उनके घर जाकर के। और अपने लेख में उपेंद्र बख्शी ने लिखा है, एक तरह से महत्वपूर्ण सूचना मैं उसको कहूँगा। उन्होंने लिखा है कि 1974 में ऐतिहासिक केशवानंद भारती फैसले को उन्होंने भविष्य का संविधान कहा था। और उपेंद्र बख्शी बहुत प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं कि उनकी कही हुई बात सचमुच सही निकली है। अब ये जो केशवानंद भारती का फैसला था, वो बड़ा फैसला क्यों था, उस पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन आपको बताऊँ कि वो सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों का फैसला था। 7 एक तरफ थे, 6 एक तरफ थे। मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। और केरल राज्य का ये मामला था। केशवानंद भारती एक स्वामी जी थे, तो केरल राज्य का ये जो मामला था, वो उसने ऐसा मैदान तैयार किया
कि संविधान पर इस देश के हर गली मोहल्ले में पहले अखाड़े होते थे। अब आजकल अखाड़े नहीं है, अब क्रिकेट खेले जाते हैं। लेकिन ये केशवानंद भारती का जो फैसला है, उसने हर गली मोहल्ले में इन 50 सालों में एक अखाड़ा खड़ा कर दिया। और उस अखाड़े में जो दंगल होता है वो संविधान पर होता है, और दंगल करने वाला जो होता है, रेफरी जो होता है, वो सुप्रीम कोर्ट होता है और हाई कोर्ट होता है। और ये दंगल अब खुद उस दंगल में कूद पड़े हैं भारत के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब। चंद्रचूड़ साहब की एक बड़ी विरासत है। उनके पिताजी सुप्रीम कोर्ट में थे। मैं उनका बहुत कृतज्ञ भी हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे मीसा के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। इनका बेटा है विवेक, 2 बेटे हैं चीफ जस्टिस के, एक लंदन में रहते हैं और एक बॉम्बे हाई कोर्ट में अच्छे एडवोकेट हैं। उस आदमी ने सुप्रीम विस्पर्स नाम की किताब लिखी है। आप में से जिन लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी हालत जानते हो, वो सुप्रीम विस्पर्स पढ़िए। सुप्रीम विस्पर्स में ये कहानी है कि किस तरह से आज़ादी के बाद जब फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बना, तो जजों को सरदार पटेल घर बुला करके, राजेंद्र बाबू घर बुलाकर, जवाहरलाल नेहरू घर बुला करके कहते थे कि ये फैसले करो। और ये जो सुप्रीम विस्पर्स नाम की किताब है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। मैं केवल एक बात आपको बताना चाहता हूँ। इसको मैंने कई लोगों से इस बातचीत में भी कहा है। उस किताब की भी एक कहानी है, मैं उसको विस्तार से नहीं कहूँगा अभी, लेकिन कम से कम 1000 लोगों या ज़्यादा या काफ़ी लोगों से, ये जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस थे, उनके इंटरव्यू के आधार पर वो किताब है। इंटरव्यू कर रहा था अमेरिका का प्रोफेसर, जो लेकिन जब उसको लगा कि उसकी डेथ होने जा रही है, वो कैंसर से पीड़ित हो गया था, तो उसने अपने सारे इंटरव्यू भेज दिया इस चंद्रचूड़ के बेटे को। मैं अभी नाम अगर ठीक है मुझे याद आ रहा तो विवेक चंद्रचूड़ है शायद। और उन्होंने वो किताब लिखी। उस किताब में एक बड़ी रोचक घटना भी है। सो उस समय के यानी इसी चंद्रचूड़ के पिता मद्रास हाई कोर्ट के एक जज को सुप्रीम कोर्ट ले आना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में। उन्होंने उनका नाम इंदिरा गांधी के पास भेजा और इंदिरा गांधी के यहाँ से लिख करके आया कि इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि माधव सदाशिव गोलवलकर की शोक सभा में ये उपस्थित। और वो सुप्रीम कोर्ट आज कहाँ पहुँच गई है, उसको मैं इस पर आता हूँ। मैंने ये कहा कि केशवानंद भारती फैसले का एक इतिहास है। सुप्रीम कोर्ट को उस फैसले से थोड़ी सफलता मिली। इंदिरा गांधी की निरंकुश सत्ता पर एक संवैधानिक अंकुश अवश्य लगा, लेकिन वो क्षणिक। उस इतिहास के अंधेरे और घने जंगल में जाने का यह समय नहीं है। इसमें दो राय नहीं है कि तब इंदिरा गांधी सचमुच निरंकुश सत्ता चला रही थी। समय बदल गया है। आज प्रश्न यह है, और इसे काफी लोग अनुभव भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग साफ साफ बोल रहे हैं। प्रश्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या
निरंकुश सत्ता का प्रतीक हो गया है। और अगर मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो आज हैं वो निरंकुश सत्ता के प्रतीक हो गए। 24 अप्रैल 2023 मैंने कहा कि अभी बीता है। केशवानंद भारती के फैसले को याद करते हुए अब जो बहस और उसका स्वरूप ही नहीं बदला है, उसकी आंतरिक संरचना भी बदली है, लेकिन मूल विषय यथावत, और वह यह कि संविधान में जो शक्ति का विभाजन है उसका उल्लंघन कौन कर रहा है। आमतौर पर सरकारों पर आरोप लगता है कि सरकारें अपनी सीमा तोड़ती हैं। एक आज ऐसी सरकार है जो चुप है और अपनी मर्यादा जानती है, और आज एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट है जो अपनी मर्यादाएं तोड़ रहा है। जो बहस आज हो रही है सीधे सीधे दो पक्ष हैं। एक पक्ष यह मानता है कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय लोकतंत्र के रक्षक की भूमिका में है, उसके कुछ फैसले ऐसे हैं जिसमें दो राय नहीं, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर ये राय बनती है कि वो लोकतंत्र का रक्षक है तो उसके फैसले, उसके सही फैसले से ये राय बनती है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दूसरी दिशा लेता है तो चिंता भी पैदा होती है। दूसरा पक्ष है जो देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बनाई लक्ष्मण रेखा को तोड़ दिया, और ऐसी परिस्थिति जो है वो कभी भारत में उत्पन्न नहीं होती जो सुप्रीम कोर्ट ने उपस्थित की है। नागरिक मानता है और सही मानता है कि संविधान बहुत मेहरबान है। हमारा जो संविधान है वो उतना ही मेहरबान है जितना परमात्मा। संसद और सुप्रीम कोर्ट के रंग ढंग समय समय पर बदलते रहे हैं, और उस बदलते रंग ढंग से कभी नागरिक खुश होता है, कभी उसको हैरानी होती है। आज वो खुश नहीं है, उसको हैरानी हो रही है, और समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये कौन सही है और कौन गलत है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। पाली एस नरिमन का आप सब नाम जानते हैं। उनकी उम्र 94 साल हो गई है, और ईश्वर उन पर मेहरबान है, स्वस्थ हैं, याददाश्त ठीक है। अभी भी जरूरत होती है तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में उनका एक लंबा इंटरव्यू, 1 पेज का इंटरव्यू 26 तारीख को छापा। उस लंबे इंटरव्यू को मैंने ध्यान से पढ़ा। उसमें अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उस बातचीत में के लिए 2 बातें जो पाली नरिमन ने कही हैं उस पूरे लंबे इंटरव्यू में, वो हमारे काम की है। ये आप लोग तो खड़े हैं, यहाँ जाए जगह। अच्छा, तो उन्होंने उनसे, इंडियन एक्सप्रेस ने जो पूछा वो सवाल मैं बताता हूँ। उनसे इंडियन एक्सप्रेस ने पूछा कि उस समय 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या यह बताया कि संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्यों, कैसे और किन भविष्यगत चिंताओं के कारण बनाना पड़ा। पाली नरिमन का जवाब रोचक है। वे कहते हैं कि उस फैसले से इसका बहुत खुलासा नहीं हुआ, जैसा मैंने पहले भी कहा, लेकिन अब मैं नरिमन की गवाही दे रहा हूं। उन्होंने दूसरी बात जो कही वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये कहा कि जर्मनी के एक संविधानविद, उन्होंने वो नाम नहीं दिया है इंटरव्यू में, वो तो यहाँ
भानु होंगे। मैंने कहा कि आप जरा नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में जरा सर्च करिए जर्मनी का जो राइटर कोनराड कौन है, और राइटर कोनराड के बारे में हमने डिटेल अब प्राप्त कर लिया है भानु की मदद से। परंतु उन्होंने केवल इतना ही किया है कि जर्मनी से सुप्रीम कोर्ट के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जर्मनी के इंटरप्रिटेशन से मिलता है, यहाँ इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं मिलता। अब जब जर्मनी का उन्होंने नाम लिया तो पहले मैंने गूगल बाबा की मदद ली, गूगल बाबा के बाद फिर मैंने भानु जी की मदद ली, और इस तरह से मैं अब कर सकता हूँ कि अब मैं कहानी बता सकता हूँ कि ये संविधानविद है, वैसे राइटर कोनराड नाम, और राइटर कोनराड भारत आए थे 1965 में आए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी में कोनराड ने भाषण किया और एक काल्पनिक प्रश्न पूछा। वो भाषण आज उपलब्ध है। एक काल्पनिक प्रश्न पूछा कि अगर संसद भारतीय संविधान की उस धारा को समाप्त कर देता है, मैं धारा वाला जो है उसको हटा दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में अड़चन न हो, उस धारा को समाप्त कर देता है जिससे नागरिक को जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार मिला हुआ है, तो क्या होगा? ये उसका प्रश्न था विद्यार्थियों के सामने, फैकल्टी के सामने। उसने अपने श्रोताओं को संविधान संशोधन के विभिन्न पहलुओं और खतरों से परिचित कराया और ये भी बताया कि जर्मनी की नाजी पार्टी ने संविधान संशोधन कर हिटलर की तानाशाही थोप दी। ये बात 1935 की है, लेकिन ये बात कोनराड के दिमाग में आई क्यों? इसलिए आई कि 1964 में जो संविधान के या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, तो 1964 में एक सज्जन कुमार का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। मैं डिटेल नहीं उसमें जाता, लेकिन 1964 में संविधान की पीठ ने ये फैसला सुनाया कि संविधान संशोधन की जो धारा है 368, उसमें संसद को ये अधिकार है कि संविधान के किसी हिस्से को में कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। अब कोनराड को ये लगा कि कल अगर कोई ऐसी सरकार आती है जो जीवन की सुरक्षा, जीवन के अधिकार छीन लेती है, तो क्या होगा? इसलिए उसने ये सवाल उठाया, ये बात। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया तो उसका तर्क था कि, यानी मैं 64 के फैसले की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट अपने तर्क कब कब बदलता रहा है, ये रोचक विषय है अध्ययन का। 1964 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ये कहती है कि संविधान का संशोधन जिस समय संसद करती है, तब संसद संविधान सभा का रोल में होती है, और संविधान सभा के रोल में अगर संसद है तो उसे संविधान में कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार बहुमत से। और इसी तर्क को, 64 के तर्क को संविधान सब की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 1973 में पलट दिया। जर्मनी के संविधानविद राइटर कोनराड ने एक समय पर कहा कि हर संविधान में एक प्राण तत्व होता है और उससे ही संविधान सांस लेता है और जीवित रहता है।
सुप्रीम कोर्ट ने जिसे प्राणतत्व समझा वह संविधान का अस्पष्ट आधारभूत ढांचा है। वह अब उस समाजवाद की टोपी जैसा हो गया है। कोई समाजवादी हो तो माफ कर मुझे। एक जमाने में समाजवाद ऐसी टोपी हो गया था कि राजपूत साहब अपने सिर पर लगाएंगे तो उनके सिर के आकार में हो जाएगा, और मैं लगाऊंगा तो मेरे सिर का हो जाएगा, राजकुमार जी लगाएंगे तो राजकुमार जी के सिर का हो जाएगा। माने जितने आदमी उतने समाजवाद। आर्यमन के इंटरव्यू पर मैं आता हूँ फिर से। उनसे जो इंडियन एक्सप्रेस ने दूसरा सवाल पूछा कि उस समय जो परिस्थिति थी वही क्या अब है, पॉलिन आर्यमन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट, और ये महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट 1973 में भी डरा हुआ था और आज भी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आज डरा हुआ है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि संविधान के सुप्रीम कोर्ट इस चिंता से तब भी ग्रस्त था और आज भी है कि संविधान की व्याख्या का आत्यंतिक अधिकार उसे ही प्राप्त है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस संविधान की ये तो सही है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान की व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया, लेकिन संविधान की अनर्थ व्याख्या का अधिकार नहीं दिया। संविधान की व्याख्या जनहित में हो, संविधान की व्याख्या भारत की परंपरा, संस्कृति और इतिहास को नष्ट करने के लिए नहीं की जानी चाहिए। इस बारे में एक मत नहीं है, लेकिन संविधान के विशेषज्ञों में अनेक मत हैं। ज्यादातर यह मानते हैं कि संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जिसे कहा जाता है वह स्पष्ट नहीं है। वो धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने ही गढ़ा उसको, और 5 चीजें बन गई, वो मैं उसमें नहीं जाता। आज संविधान पीठ के रवैये से मैं ये मानता हूं कि भारत की संस्कृति, परंपरा, समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, और नाज फाउंडेशन से इसकी शुरुआत हुई। नाज फाउंडेशन बंद कमरे में जो करता था, अब वो समलैंगिक विवाह का इशू चौराहे पर आ गया। और नाज फाउंडेशन, आप में से पता नहीं कितने लोगों को याद है, नहीं है, लखनऊ में उसके छापे भी पड़े थे, वो लंबा चला और विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि 1993 शंकर राव चौहान भारत के गृह मंत्री थे। उनकी अध्यक्षता में एक हेल्थ की स्टैंडिंग कमेटी बनी थी, और उस स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट दी कि भारत में 80 लाख HIV पॉजिटिव है। वो रिपोर्ट मुझे मिली। मैं जनसत्ता में उन दिनों ब्यूरो चीफ था। हमारे ब्यूरो में जितने लोग थे सबको मैंने कहा कि ये 40 नाम है स्टैंडिंग कमेटी के। उस समय स्टैंडिंग कमेटी के 40 मेंबर होते थे। पंडित दीनानाथ मिश्र भी उस कमेटी में थे। तो हमने अपने मित्रों को नाम बांट दिए और हमने कहा कि हर आदमी से आप पूछिए कि क्या आपने स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है। आपको आश्चर्य होगा, 40 के 40 लोगों ने कहा कि मैंने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, रिपोर्ट में क्या है हम नहीं जानते। फिर मैंने उसके बाद हेल्थ के जो एक्सपर्ट थे उनसे मैंने बात की और मैंने कहा कि अगर इस देश में इस समय 80 लाख HIV पॉजिटिव हैं तो उसका मतलब क्या होता है। तो मेडिकल एसोसिएशन, एम्स, तमाम
लोगों से जानने के बाद मैंने पाया कि 80 लाख का फिगर अगर सचमुच है भारत में HIV पॉजिटिव का, तो इसका मतलब ये है कि हमको हेल्थ इमरजेंसी घोषित करनी पड़ेगी। तो मैं शंकरराव चौहान के घर गया। चौहान साहब से मैंने कहा कि ये जो फिगर है आपकी रिपोर्ट के अंत में, क्या आपने देखा है और क्या आप जानते हैं कि 80 लाख का क्या मतलब होता है? तो शंकरराव चौहान ने कहा कि तुमने ठीक बात हमको याद दिलाई है और ये लगता है कि कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। खैर उन्होंने पता किया और मुझे कहलवाया कि वो टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग मिस्टेक नहीं थी, बाकायदे अमेरिकन एम्बेसी के कहने से वो फिगर डाला गया था। इसलिए डाला गया था ताकि नाज फाउंडेशन जैसे चीजों को आगे बढ़ाया जा सके। और आज जो सवाल है वो उसी की कंटिन्यूटी है। सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हो रही है वो उस बहस को आइसोलेशन में देखने की जरूरत नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट जिसे दवा बता रहा है वो रोग है और महारोग है। सुप्रीम कोर्ट विवाद में हो, ऐसा जब सुप्रीम कोर्ट विवाद में होता है तो मुझे आज श्री अरुण जेटली याद आ रहा है। और अरुण जी ने, यहाँ बैठे हुए बहुत लोग हैं जो शायद इसको याद करें, उन्होंने कहा जब सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाएं मानता था तो अरुण जेटली का एक वाक्य होता था कि अनिर्वाचित सत्ता राज करना चाहती है। और आज सुप्रीम कोर्ट अनिर्वाचित सत्ता के रूप में हमारे सामने प्रकट हो रही है। प्रश्न यह है कि क्या संसद सर्वोच्च है, क्या सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है? इसका उत्तर संविधान देता है और संविधान कहता है कि संविधान सर्वोच्च है। उससे निकली हुई संस्थाएं अपनी अपनी मर्यादा में एक संतुलन बनाकर चले तो संविधान के लक्ष्य को पाने में तेजी आएगी, तनाव कम होंगे। संविधान अपने नागरिकों को जीवन की सुरक्षा, न्याय देने का वादा करता है और न्याय में देर का मतलब है अन्याय का विस्तार। और अब एक नया तर्क गढ़ लिया गया है, उसे खोटे सिक्के की तरह चलाया जा रहा है। वह यह है कि संसद में बहुमत की सत्ता होती है और वह लोकतांत्रिक नहीं होती। आज जो तर्क सुप्रीम कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट के पक्षकारों का है कि बहुमत की सत्ता लोकतांत्रिक नहीं होती, ये तर्क है या कुतर्क, यह तय करें। मैं मानता हूं कि कुतर्क है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस बारे में सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है इसके बारे में कई अवसरों पर बोल चुके हैं। 7 दिसंबर 2022 को उन्होंने सभापति पद का आसन ग्रहण किया और उनका पहला दिन था सभापति के रूप में। उस समय उनका एक बयान है, मैं उनके बयान को असाधारण महत्व का बयान मानता हूँ। उन्होंने अपने पहले संबोधन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को असंवैधानिक घोषित किया था। उन्होंने NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किए जाने की कड़ी आलोचना की। उपराष्ट्रपति धनखड़ के कहे को एक संदर्भ में देखें तो बात ज्यादा साफ होती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत थी।
इसलिए जरूरत थी क्योंकि एक कॉलेजियम सिस्टम काम कर रहा था। इसमें जज खुद अपनी नियुक्ति करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम और कुछ नहीं है। चीफ जस्टिस 4 जजेस से सलाह लेकर के और एक पैनल भेज देते हैं और चाहते हैं कि उस पैनल पर वो जज नियुक्त कर दिए जाए, यानी जज खुद जज को नियुक्त कर रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना विचार पहली बार 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस समारोह में रखा। उसे फिर उन्होंने एल.एम. सिंघवी मेमोरियल लेक्चर में दोहराया। स्पष्ट है कि उनका विचार, वो जो बोल रहे हैं वो सोच विचार कर बोल रहे हैं। उनके संवैधानिक ज्ञान को कोई चुनौती नहीं दे सकता। कम उम्र में सीनियर एडवोकेट थे। वे सुप्रीम कोर्ट के चंद सीनियर एडवोकेट में से एक हैं। जो वे 2 अवसरों पर बोल चुके थे, उसे ही बहुत संयम और संवैधानिक मर्यादाओं में उन्होंने राज्यसभा में सभापति पद से अपने पहले संबोधन में भी स्पष्ट रूप से रखा। उपराष्ट्रपति की आलोचना का मुख्य बिंदु है, सुप्रीम कोर्ट संसद से ऊपर नहीं है। जनतंत्र में जनता की भावना संसद के माध्यम से ही अभिव्यक्त होती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के मंच से यह भी कहा, मैं उनका कोट पढ़ रहा हूँ, संसद ने एक बहुत ही आवश्यक ऐतिहासिक कदम के रूप में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC के लिए संविधान का 99वां संशोधन विधेयक पारित कराया 13 अगस्त 2014 को। राज्यसभा ने उसे, ये लोकसभा ने पारित किया। राज्यसभा ने 14 अगस्त 2014 को उसे सर्वसम्मति से पारित किया। लोकसभा ने भी सर्वसम्मति से पारित किया। संसदीय लोकतंत्र में किसी संवैधानिक संशोधन को इतना व्यापक समर्थन मिलने के उदाहरण कम है। ये धनखड़ साहब का वाक्य है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 29 राज्यों में से 16 राज्यों की विधानसभाओं ने उस संशोधन की पुष्टि की, जिसे 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी। उस ऐतिहासिक संसदीय जनादेश को सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को 4-1 के बहुमत से रद्द कर दिया। और रद्द ही नहीं किया, कहा कि ये संशोधन असंवैधानिक। उपराष्ट्रपति का पद एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। कॉलेजियम सिस्टम की जब उपराष्ट्रपति आलोचना कर रहे हैं तो इसके गंभीर मायने हैं। मैं ये बताने जा रहा हूं कि कॉलेजियम सिस्टम आया कैसे।